Hi students, welcome back to our channel and today we are going to study metals and non-metals. So आज सेकेंड लेक्चर है उस चैप्टर का. हम फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने डिस्कस करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से. आई गेस हमें एक क्लास और लगेगी टू कवर ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वील बी कवरिंग द मेटलर्जी पोर्शन विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. सो हार्डली 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर के अंदर एंड देन वील बी सॉर्टेड फॉर दिस चैप्टर. सो या इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो फर्स्टली कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज टू बिगिन विथ. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारे लिए. क्यों क्रूशियल है? क्योंकि उसी के बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि एक सर्टेन मेटल कितना जल्दी रिएक्ट करेगा, कितना वाइग्रसली रिएक्ट करेगा. अगर वो रिएक्ट कर भी लेता है तो हाउ मेनी चांसेस आर देयर कि वो आग कैच कर ले, ऐसा कुछ हो जाए. तो ये सब डिटरमाइन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी. जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा वायलेंट चीज़ों को लीड कर सकता है. राइट. सो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में. हम पढ़ेंगे मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बारे में, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं ना, जिसे हम बर्निंग इन एयर भी बोल देते हैं. अब बर्निंग डजंट लिटरली मीन कि आग लग जाना एयर में, बट बर्निंग मीन्स मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल प्लस वाटर, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन बट प्रोडक्ट थोड़े और बनते हैं. मतलब अगर प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन हो तो थोड़े अलग प्रोडक्ट बनते हैं. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस एसिड एंड देन हम एक्वा रीजिया के बारे में पढ़ के आज के लेक्चर को खत्म कर देंगे. ओके, तो इट्स गोइंग टू बी एन ईजी लेक्चर. बस कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा है तो हम अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज ही लिख लेते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज के बहुत सारे आपको निमोनिक्स ऑलरेडी मिल जाएंगे नेट पे. बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बता रखे हैं. आई एम गोइंग टू टेल द वन जो मैं यूज करती हूँ. यू कैन आइदर लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज इस मेथड से और यू कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर निमोनिक दैट यू हैव. ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज लेट अस राइट डाउन. So firstly I am writing the mnemonic. Please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how copper saves gold. ठीक है भाई, ये तो हो गया निमोनिक. अब हम लिख लेते हैं कि ये स्टैंड किसके लिए करते हैं. P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, देन वी हैव M for magnesium, A for aluminium. Again C, ये कार्बन नहीं है. कार्बन इज नॉट अ मेटल. रिएक्टिविटी सीरीज में हम सिर्फ मेटल्स लिखते हैं. कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो यहाँ पे आएगा क्रोमियम. देन Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन विच इज Fe. देन वी हैव T विच स्टैंड फॉर टिन दैट इज Sn. L lead Pb. ओके, H हाइड्रोजन. देन वी हैव कॉपर. अब आप सोच रहे हो कि कॉपर तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, उसको रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा है. बेसिकली वो एक रेफरेंस की तरह है हमारे लिए. मतलब हम कई बार हम हाइड्रोजन की पोजिशनिंग के आधार पे बताते हैं. अच्छा, ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, ये हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है तो ये कम रिएक्टिव है. ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट, ये पता ही होगा आप लोगों को कि हाइड्रोजन का डुअल बिहेवियर होता है. मतलब वो मेटैलिक कैरेक्टर भी शो करता है और वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है ना. तो फिर उसको नॉन मेटल क्यों बोल देते हैं? नॉन मेटल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसकी जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक नॉन मेटल के अंदर होनी चाहिए वो हाइड्रोजन में ज्यादा मात्रा में होता है. मेटालिक कैरेक्टर है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे NaH2 CaH ऐसे टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है. बट एट द सेम टाइम उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा है. जैसे वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, लस्ट्रस नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़े वीक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेता है. तो मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो मेटालिक कैरेक्टर नो डाउट है बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है. इसलिए हम हाइड्रोजन को क्या बोल देते हैं? नॉन मेटल बोल देते हैं.
ठीक है ना भाई। बट इसको रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रख रहे हैं? एज अ रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसके बेसिस पे भी कई बार हम देखते हैं अच्छा इससे ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव और इससे नीचे वाले मेटल्स कम रिएक्टिव, राइट। तो C स्टैंड फॉर कॉपर, S स्टैंड फॉर सिल्वर विच इज Ag एंड G स्टैंड फॉर गोल्ड विच इज Au, है ना। बहुत ही आसान सा निमोनिक है, याद रख सकते हो आसानी से। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। और मतलब ये मत समझना कि P से फोस्फोरस लिख दो सबसे ऊपर, मतलब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि P जो है वो पोटेशियम है तो सबसे ऊपर K आएगा, है ना। अब ये कैसे जज करते हैं भाई, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होती है? ऊपर जाते हुए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, ये तो सबको पता ही है। और ये अब बेसिस की तरह सर्व करने वाली है हमारे जितने भी हम रिएक्शन अभी पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। हम मतलब जैसे जैसे मैं आपको रिएक्शन बताऊंगी ना कि अच्छा इसने ऐसे क्यों बिहेव किया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी रिएक्टिविटी के साथ। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आपकी बुक में अगर ऑर्डर से चले तो थोड़ा सा आगे जाके दिया है, बट मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। डजेंट मैटर, बात एक ही है। इनफैक्ट अब ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो हम पहली चीज पढ़ लेते हैं हमारी आज की, विच इज मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन। हाँ जी, और आई होप सबको ये बात पता है कि हर मेटल सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता है ना। कई बार हमें फॉर्म में चेंज लाना पड़ता है, कई बार टेम्परेचर में चेंज लाना पड़ता है उस मेटल को रिएक्ट करवाने के लिए। क्या पता एक पर्टिकुलर मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट कर ले रहा है, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, वो अपने आप ही रिएक्ट कर रहा है। और किसी मेटल में हमें एक्सटर्नली कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ रहे हैं ताकि वो रिएक्ट कर। तो पहला जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन। ऑब्वियस है भाई, मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है मेटालिक ऑक्साइड। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। हमको क्या पता है भाई कि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। एक चीज और समझनी पड़ेगी हमें मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर नॉट ऑलवेज सोल्यूबल इन वाटर। इनफैक्ट मोस्टली जो होते हैं मेटालिक ऑक्साइड वो इनसोल्यूबल होते हैं पानी में। मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है भाई। बट एज आई सेड मोस्टली होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड सोल्यूबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सर्टेन क्लास ऑफ मेटालिक ऑक्साइड जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में और इनफैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, और वो जब भी पानी में डिसॉल्व करता है तो वो एल्कली बनाता है। व्हाट इज एल्कली? बेस जब भी कोई सोल्यूबल हो जाए पानी के अंदर, कोई भी बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, उसको हम बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं भाई? एल्कली बोलते हैं। तो ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे Na2O, K2O, ये जो होते हैं ना ये होते हैं एल्कली मेटल्स। क्यों बोला हमने ऐसा इनको? क्योंकि इनके ऑक्साइड, ये दोनों मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? एल्कली मेटल्स बोल देते हैं। बट ये एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और ऑब्वियसली उल्टा भी क्लियर हो ही गया होगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे नेचर में, राइट। आगे बढ़ लेते हैं। तो मेटल का रिएक्शन जब भी होता है ऑक्सीजन के साथ तो बनते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। ये बात क्लियर है भाई। अब हर मेटल जो है इक्वल रिएक्टिविटी नहीं रखता है, राइट। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है, तो हमें थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा बहुत ट्वीक अप करना पड़ता है उनको इन ऑर्डर टू मेक देम रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये तो बहुत ही रेडिली दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन रेडिली, है ना, क्योंकि दे ऑब्वियसली दे लाई ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो कोई तो रीजन होगा कि वो सबसे ऊपर है, क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एकदम तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं। हाउएवर देयर आर अ सर्टेन टाइप ऑफ मेटल्स, जैसे हो गया हमारा मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारे मेटल्स ना क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं, ऑब्वियसली कम वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जब ये रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म
एन ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। सुना ही होगा भाई ये तो आप लोगों ने कि कुछ जैसे हम कई बार मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट कर, या फिर आयरन को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए जिंक की कवरिंग चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्ट करके तुरंत अपने ऊपर क्या कर लेता है, एक ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट करवा देता है। किसके ऊपर? आयरन के मेटल के ऊपर जिंक ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और ये ऑक्साइड की लेयर फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट कर देती है। मतलब एक बार अगर ये ऑक्साइड लेयर बन गई तो आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, अंदर का मेटल, कोरोजन होता क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर जब मेटल जो है वो वीक पड़ने लगता है, उसे हम बोलते हैं कोरोजन। तो उसे प्रिवेंट करना क्यों जरूरी है? ताकि मेटल की प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहे, मेटल वीक ना पड़े, जैसा है वैसा रहे, रिजिड एंड एवरीथिंग। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम जिंक को कोट करते हैं। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड की लेयर बनवा देता है मेटल के ऊपर या आयरन के ऊपर, और फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता। इन अ सिमिलर मैनर एल्यूमिनियम भी और मैग्नीशियम भी यही काम करते हैं। मतलब ये एक बार अगर रिएक्ट कर ले ऑक्सीजन से, तो ये अपने ही सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करते हैं, और वो ही ऑक्साइड की लेयर आगे रिएक्शन नहीं होने देती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। आपको पता ही है भाई, जिंक की कोटिंग करने का क्या नाम होता है? एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक की लेयर की कोटिंग चढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इन अ सिमिलर मैनर कभी कभार हम एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की भी कोटिंग चढ़ा सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोडिंग। ठीक है, अब सेम प्रोसेस, सेम प्रिंसिपल। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट करेगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। गैल्वेनाइजेशन इज टू जिंक, एनोडाइजिंग इज टू एल्यूमिनियम, एंड रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ऑब्जेक्टिव भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है भाई, तो अब मेटल और ऑक्सीजन के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स विच लाई ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज्यादा रेडिली रिएक्ट कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, जो कि क्या करते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेते हैं, और ऑक्साइड लेयर डिपोजिशन के बाद वही ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। ये बात क्लियर है? अब एक चीज और मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में। कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनका नेचर बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, इनका जो नेचर है ना बहुत अलग होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक क्या बताया, मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक, बट देयर आर सर्टेन मेटालिक ऑक्साइड्स जो दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। मतलब दे कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एंड दे कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल। मतलब और ऐसे टाइप के ऑक्साइड जो डुअल नेचर शो करते हैं, मतलब एसिड की तरह भी रिएक्ट कर लेंगे और बेस की तरह भी रिएक्ट कर लेंगे, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जिनका क्या होता है, डुअल नेचर होता है। मतलब दे कैन एक्ट एज एसिड्स एज वेल एंड दे कैन एक्ट एज बेसिस एज वेल, राइट। अब एक बार रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एसिड, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड we'll also look at the products as well. And aluminium oxide with NaOH. Now, so HCl is an acid, NaOH is a base. Now obviously a base cannot react with a base and acid cannot react with an acid, but अगर एल्यूमिनियम दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस, और जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अलोंग विथ
hydrogen gas. Okay, this reaction particularly is called neutralization reaction. और बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि क्यों इसको भाई न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये एसिडिक है ये बेसिक है, बट इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज बनी वो न्यूट्रल है ना, वो उसकी पीएच ना एसिडिक होगी ना बेसिक होगी, तो सॉल्ट बनता है एंड सॉल्ट इज सपोज टू बी न्यूट्रल. एनीवेज ये तो एक सेकेंडरी बात होगी, हाँ तो समझते हैं. तो यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाला है. न्यूट्रलाइजेशन होने वाला है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, पहले ही लिख देते हैं. और आई होप ये अपवर्ड फेसिंग एरो का मतलब समझ रहे हो. अपवर्ड फेसिंग एरो का मतलब गैस का लिबरेशन होना. तो कई बार इंस्टेड ऑफ वो देखते हो ना कि ब्रैकेट के अंदर छोटा सा लिख देते हैं जी या AQ, मतलब जिससे हम फॉर्म बता रहे होते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की. तो अगर हम ये एरो अपवर्ड फेसिंग बना रहे हैं, इसका मतलब इसकी गैस इवॉल्व हुई है. ओके, एंड यहाँ पे क्या बनना चाहिए, सॉल्ट बनना चाहिए. Al2O3 और HCl का जो सॉल्ट बनता है इसको बोलते हैं AlCl3 विच इज कॉल्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड. और सोडियम हाइड्रोक्साइड और Al2O3 का जो सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं NaAlO2. इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मत बना देना गलती से भी, वो भी एक बेस होता है. ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है जैसे इसमें Cl को और Al को जोड़ लिया, ऐसे इसमें OH को हटाओ, Na को और Al को जोड़ देते हैं. मतलब वैसे तो हाँ ठीक है. तो बेसिकली इतना याद रखो कि सोडियम एल्यूमिनेट बनता है इसके अंदर एज अ सॉल्ट. ये बात क्लियर है, आगे बढ़ लेते हैं. अब इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इन पे क्वेश्चन आता है, बस याद रख लेना. दो ऑक्साइड्स मेनली हैं जिनको हमें याद रखना है जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड. दीज आर एम्फोटेरिक. आगे बढ़ते हैं. अब एक और चीज है, अब आयरन हो गया या कॉपर हो गया. आपने देखा है ना भाई, ये बहुत ही थोड़ा नीचे है मतलब उसके रिएक्टिविटी सीरीज के. एक बार देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में. हाँ जी, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें देख रहे हो ये रहा कॉपर और ये रहा आयरन. तो मतलब बहुत काफी नीचे है रिलेटिवली ये लोग. तो इनका रिएक्शन ऑब्वियसली उतना प्रॉम्प्ट तो नहीं होगा जितना बाकी के मेटल्स का था जो ज्यादा रिएक्टिव है. तो आयरन जो है ना, अगर आप इसको नॉर्मल मतलब अपने पूरा इसका फॉर्मेट जो होता है सॉलिड, अगर आप उसमें छोड़ते हो इसको, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है. बट अगर आप इसको आयरन फिलिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हो तब इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ऐसा क्यों, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया जब इसको फिलिंग्स में कन्वर्ट किया, तो ये रेडिली रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग. तो आयरन जो है नॉर्मल फॉर्मेट में या फिर नॉर्मल शेप एंड साइज में नहीं करेगा, बट अगर हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें बाय कन्वर्टिंग इट इनटू आयरन फिलिंग्स, तब वो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा. राइट. कॉपर जो है ये किसी भी फॉर्मेट में नहीं करेगा अनलेस आप इसको हीट करो. तो कॉपर मेटल को जब आप हीट करोगे ना, ये डेल्टा साइन किसको डिनोट कर रहा है, हीट को. ठीक है, हाँ. तो कॉपर को जब आप हीट करोगे तब इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, और ये जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है. याद रख लेना है क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है. ये चीज हमें याद रखनी है. तो ये तो हो गया पूरा ऑक्सीजन के साथ जो मेटल का रिएक्शन होता है वो वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट, मतलब कंटेंट जो भी हमें समझना था. तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं सब चीजों को जो भी अभी तक हमने पढ़ा है. हमने पढ़ा कि मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन यील्ड्स मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर. हमें ये पता चला कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर नॉट ऑलवेज सोल्यूबल इन वाटर. बहुत कम चांस है कि वो सोल्यूबल हो, बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसके केस में वो सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब मेटालिक ऑक्साइड बिकम सोल्यूबल. और वो किस केस में होता है, एल्कली मेटल्स के. एल्कली मेटल्स आर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. तो इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं, और इसीलिए हम इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, बिकॉज एल्कली का मतलब होता है बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर. उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स है वो बहुत ही रेडिली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स बना लेते हैं. बहुत वाइग्रस रिएक्शन होता है.
उनसे नीचे जो आते हैं एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये वाले मेटल्स रिएक्ट तो करते हैं, बट जैसे ही इन्होंने एक बार रिएक्ट किया ऑक्साइड की एक लेयर बना लेंगे अपने ऊपर और वही ऑक्सीजन की लेयर फर्दर रिएक्शन नहीं होने देगी, है ना। तो ये होता है। उसके बाद हमने पढ़ा आयरन जैसा कोई मेटल हो गया, तो वो नॉर्मल स्टेट में नहीं रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, बट अगर आप उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फिलिंग्स, तब वो रिएक्ट कर जाएगा। अदर मेटल्स लाइक कॉपर को हीट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंड्यूस इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। वो नॉर्मल स्टेट में रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि बहुत ही नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। उसके अलावा हमने दो न्यू चीजें पढ़ी। क्या? एक तो हमने पढ़ा एनोडाइजिंग। जैसे हम जिंक की कवरिंग करते हैं आयरन के ऊपर, तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बनाता है और उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता, दस प्रिवेंटिंग द मेटल फ्रॉम कोरोडिंग। इन द सिमिलर मैनर कभी कभार हम इंस्टेड ऑफ जिंक एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को डिपॉजिट करवाते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। लास्टली हमने पढ़े एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड विच आर केपेबल ऑफ रिएक्टिंग बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनके एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। तो अभी तक हमने इतना कंटेंट पढ़ा है, बहुत ही आसान था। ऑर्डर वाइज अगर समझोगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। हाँ जी, तो मेटल्स का रिएक्शन जो होता है पानी के साथ, इट इज मतलब उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो तो वेरी सिमिलर। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड, ये होता है। बट अब ये तो पानी के अंदर ही प्रेजेंट है, तो जब मेटल ऑक्साइड बनता है वैसे ही वो पानी के अंदर डिसॉल्व करेगा। इसको बोलते हैं डिसॉल्व करना, या फिर ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्ट करना, एक ही बात है। डिसॉल्व करना, रिएक्ट करना, एक ही बात होती है। तो बन जाएगा मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना है हमारा? मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन गया। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब मेटल के साथ देखो पानी रिएक्ट तो कर लेता है, बट वही है जैसा कि मैंने बताया ऊपर क्या हो रहा था, कुछ मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं नॉर्मली, कुछ मेटल्स को उनका शेप चेंज करना पड़ रहा है, कुछ मेटल्स को टेम्परेचर देना पड़ रहा है ताकि वो रिएक्ट कर पाए। सेम चीज यहाँ पे भी, कुछ मेटल्स नॉर्मली रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ मेटल्स में थोड़ी चीजें ट्वीकअप करनी पड़ेंगी ताकि वो कन्वीनियंटली रिएक्ट कर पाए, बिकॉज वो थोड़े रिएक्टिविटी में नीचे होंगे। तो वही है, शुरुआत करते हैं टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज से। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये तो क्या होते हैं भाई, ये तो रेडिली कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, और इतना वाइग्रस रिएक्शन होता है इनका कि आग लग जाती है। सोचो ठंडे पानी के साथ कोई मेटल रिएक्ट करके आग लगा दे रहा है, तो वो कितना रिएक्टिव मेटल होगा, समझ रहे हो। अब मैं ऐसा क्यों कि भाई ठंडे पानी के साथ ऐसा क्या अलग बात है जो हम कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि किसी मेटल ने ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करा। देखो, जब हम किसी भी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है उसमें एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी आती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव स्टेट में आ जाता है। बट यहाँ पे पानी के पार्टिकल्स के बाद काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, मतलब पानी इज नॉट रेडिली लायबल टू रिएक्ट, बट ये मेटल्स फिर भी रिएक्ट कर ले रहे हैं बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है और इतना वाइग्रसली रिएक्ट कर रहे हैं। सोचो कि ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके भी आग लगा दे रहे हैं। तो दीज मेटल्स रिएक्ट वाइग्रसली और they can even catch fire। इतना ज्यादा वाइग्रस रिएक्शन होता है इनका, और बनाते क्या है भाई, वही ऑक्साइड्स बना लेते हैं, Na2O ऐसे करके, ठीक है। और फाइनली और सोल्यूबलाइज करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया, इन्होंने कैच फायर कर ली, इसीलिए इनको, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। किनको? सोडियम पोटेशियम को, ताकि ये बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करे। अगर इनको खुला छोड़ दोगे तो रिएक्ट करते रहेंगे, रिएक्ट करेंगे तो आग लग सकती है एंड इट कैन कॉज एक्सीडेंट। तो अनलेस इट इज नीडेड, मतलब हम करवाना चाहते हैं, हम इनको केरोसिन के अंदर डिप कर देते हैं ताकि ये खुद से ही रिएक्ट कर करके कोई एक्सीडेंट ना कॉज करे। अब आगे बात करते हैं कैल्शियम की। पहला केस था सोडियम और पोटेशियम का। सोडियम पोटेशियम वेरी हाई
रिएक्टिविटी, तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ये याद रखना है आपको। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड कैल्शियम पे। कैल्शियम भी डिसेंटली रिएक्टिव है ना, ऊपर ऊपर ही है, तो ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बट इसका रिएक्शन लेस विगरस होगा। मतलब कैल्शियम इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम एंड पोटेशियम, तो इसका रिएक्शन इज बाउंड टू बी लेस विगरस। तो ये चीज हमें याद रखनी है। एक और चीज होती है इस पर्टिकुलर कैल्शियम के रिएक्शन के बारे में कि कैल्शियम जो है ना वो फ्लोट करने लग जाता है आफ्टर रिएक्शन। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि आपको पता है ना भाई कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी बन रहे हैं इसी रिएक्शन के दौरान, तो कैल्शियम स्टिक्स टू हाइड्रोजन बबल्स एंड हाइड्रोजन बबल ऑब्वियसली फ्लोट कर रहा है, तो कैल्शियम ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये बात क्लियर है? अब आ जाते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। मैग्नीशियम और नीचे आ गया। सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेंगे, आग लगा सकते हैं। कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा बट आग लगाने जितना वाइगरस रिएक्शन नहीं करेगा। थर्डली मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों? रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में रखोगे तो सब चीजें याद करना आसान हो जाए, अदरवाइज बहुत सारा डेटा लगेगा आपको। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है भाई? क्योंकि मैग्नीशियम इज रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, तो उसको चाहिए कि पानी में भी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी हो ताकि वो फर्दर रिएक्शन को इंड्यूस आसानी से कर पाए। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर लेगा, बना लेगा अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट यहाँ पे भी एक चीज है क्या कि मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। सेम रीजन एज कैल्शियम, हाइड्रोजन की बबल्स पे स्टिक कर जाता है और फ्लोट करने लगता है। स्टार्ट्स फ्लोटिंग as it also sticks to hydrogen bubbles। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं अब फोर्थ रिएक्शन। हाँ जी, सोडियम पोटेशियम डन, कैल्शियम डन, मैग्नीशियम डन। LiG मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, एल्यूमिनियम आयरन जिंक, तो LiG मैं ऐसे याद रखती हूँ। ये तीन मेटल्स और कम रिएक्टिव है, ना ठंडे पानी से करेंगे ना गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, ये करेंगे रिएक्ट स्टीम से, क्योंकि स्टीम में तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि गैस है वो तो रिएक्शन को इजी बना देगा स्टीम में इससे रिएक्शन करना। तो रिएक्ट करेंगे और ये अपनी ऑक्साइड्स बना लेंगे। ठीक है ना, ये अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे। और उसके बाद अगर हम और आगे चले जाएं, वो हो गया सिल्वर, हो गया गोल्ड, हो गया ऐसे टाइप के जो नीचे हैं और रिएक्टिविटी सीरीज के, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव है वाटर। ठीक है ना भाई, तो ये चीज हमको समझ में अब आ चुकी है। अब हम मूव ऑन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटल और एसिड का रिएक्शन। याद रखना है, अब ये जो है ना, ये चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ ली ना, तो ये ये रिएक्शन जो है पिछले चैप्टर में भी आई है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो अगर आप ये पहले पढ़ ले रहे हो तो आपको पिछले चैप्टर की रिएक्शंस पहले ही पता लग जाएंगी, या अगर आपने पिछला वाला रिएक्शन ही पहले पढ़ा है तो आप इस वाले चैप्टर में आओगे तो आपको सब फेमिलियर लगेगा। तो वन एंड द सेम थिंग है। तो मेटल और एसिड का जो रिएक्शन है अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि एज आई सेड 2 चैप्टर में आ रहा है, तो इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। मेटल और एसिड के रिएक्शन से बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना भाई, तो मेटल और एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो। मान लो मैंने मेटल ले लिया सोडियम और मैंने एसिड ले लिया HCl, तो इससे क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट विच इज NaCl प्लस H2 गैस का एवोल्यूशन होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन गैस बनी है, इसको चेक कैसे करेंगे। हाइड्रोजन गैस की टेंडेंसी होती है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड,
तो अगर आप इसके हाइड्रोजन गैस के जहां पे भी बबल्स बन रहे हैं वहां पे आप कैंडल लेके आओगे या टेस्ट ट्यूब के साथ में कैंडल लेके आओगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो एक पॉप साउंड क्रिएट करेगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना भाई। अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HNO3, ऑल्सो नोन एज नाइट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये वाला टॉपिक, तो ध्यान से समझेंगे। ये जो है एक मिनरल एसिड है, या यूं कह दो कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारे पास केवल 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है मेनली, तो उनमें से एक ये भी है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड की क्या टेंडेंसी होती है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाउएवर ये जो अगर कभी भी आप एसिड ले लेते हो नाइट्रिक एसिड को ना, तो अगर आप कोई भी मेटल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल Na ले रहे हो, ठीक है ना भाई, अभी ये सॉल्ट बनाएगा NaNO3 प्लस, अभी यहाँ पे बनना क्या चाहिए, हाइड्रोजन, बट बनता क्या है, बनता है वाटर। अब ऐसा क्यों भाई, वाटर क्यों बन गया? इट इज बिकॉज ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन दूसरे को दे देता है। तो ये अपना ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को दे देता है और उसे पानी बना देता है। तो हाइड्रोजन को पानी ऑक्सीजन दिया तो क्या बन गया, वाटर बन गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप कभी भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन देखोगे किसी भी मेटल के साथ, तो वो हमेशा पानी बनाएगा। बट हियर कम्स एन एक्सेप्शन, 2 मेटल्स है केवल जिनके साथ अगर ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर भी ले तो वो हाइड्रोजन ही बनाएगा, पानी नहीं बनाएगा। मतलब वो ऐसे मेटल्स है जिनके साथ रिएक्ट करने पर ये उनके हाइड्रोजन को, मतलब जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन बन रहा है उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। और वो कौन से मेटल है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक निमोनिक याद कर लो, मैजिक मैन, ऐसे याद रखना कि ये लोग मैजिक कर रहे हैं ना। कैसे कि यहाँ पे पानी नहीं बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन ही बन रहा है, इवन दो ये दोनों रिएक्ट किससे कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड से। तो मैजिक मैन यानी कि मैजिक है मैग्नीशियम और मैन है मैंगनीज। तो ये दोनों इवन आफ्टर रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड उसको, नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइज नहीं करने देते हैं हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई। एक और चीज आपकी बुक के अंदर रखिए कि जो कॉपर है वो HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता, मतलब कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो बहुत नीचे है एक तो रिएक्टिविटी सीरीज के। बट स्पेसिफिकली एक एक्सेप्शन टाइप समझ लो कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। लास्ट चीज ऑफ टुडेज लेक्चर इज एक्वा रिजिया। हमें पता है कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत ज्यादा क्या है, अनरिएक्टिव मेटल्स। तो अब इनको रिएक्ट कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई बहुत ही, या तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, या तो इनके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट लाना पड़ेगा। तो हमने एक कॉन्कॉक्शन बनाते, कॉन्कॉक्शन मतलब मिश्रण बनाते हैं 2 एसिड्स का। इसको एक तो ये समझ लो, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर हम 3:1 की रेशो में HCl नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। दोनों ही मिनरल एसिड्स है, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत ज्यादा, ये जो रिएक्शन, ये जो हम बनाते हैं ना, मतलब 3 पार्ट्स ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 1 पार्ट डालते हैं नाइट्रिक एसिड। मान लो अगर 400 ml का एक्वा रिजिया है ना, तो उसमें 300 ml तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 100 ml होगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना भाई। इन दोनों का मिश्रण जो है बहुत ही ज्यादा कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड बनाता है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है ये, क्योंकि दोनों द मोस्ट हाईली एसिडिक एसिड जो बहुत कोरोसिव है, उनको, उनसे अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो तो मतलब सोचो आप गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर जैसे मेटल्स भी रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कॉन्कॉक्शन है ये। तो एक्वा रिजिया का क्या सिग्निफिकेंस है, इट इज बेसिकली अ कॉन्कॉक्शन ऑफ 2 very corrosive acids in the ratio 3:1, wherein we take 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid, ताकि और फिर फाइनली इसको रिएक्ट करवाते हैं मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम से।
तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ये आपके बुक में लिख रहे हैं डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व मतलब रिएक्ट करवा देते हैं उनको, एंड फाइनली जो भी है हम अपना रिएक्शन करवा के जो भी करना चाहें मेटल के साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने समझी है, प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करना, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।